तो लास्ट टाइम हमने विस्कस फोर्स पढ़ा था, आज भी हम लोग विस्कस फोर्स पढ़ेंगे, लेकिन इस बार जो विस्कस फोर्स होएगी दैट इज नॉट बिटवीन, एक मिनट, यस स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम ये वॉइस 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 एक मिनट रुको, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस बेटा, पिछली बार जो हमने विस्कस फोर्स पढ़ी थी दैट इज विस्कस फोर्स अमंग लिक्विड लेयर्स, यानी लिक्विड और लिक्विड के बीच में थी। इस बार विस्कस फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग लगा दो, विस्कस फोर्स बिटवीन अ सॉलिड, विस्कस फोर्स बिटवीन अ सॉलिड बॉडी एंड लिक्विड। बेटा सॉलिड और लिक्विड के बीच में कैसी विस्कस फोर्स लगेगी ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट केस नंबर 1, when a solid is moving over a liquid surface, फॉर एग्जांपल जैसे बोट मूव करती है किसी रिवर के सरफेस के ऊपर, एक तो ये वाला केस पढ़ेंगे। सेकेंड केस इज केस नंबर 2, when a solid is moving inside the liquid surface, when a solid is moving inside a liquid surface, जब अंदर ट्रेवल करे, लिक्विड के अंदर ट्रेवल करे, फॉर एग्जांपल सबमरीन, जैसे सबमरीन ट्रेवल करती है लिक्विड के अंदर। ये दो केसेस हमने डिस्कस करने हैं। इसमें फर्स्ट केस है कि सॉलिड लिक्विड के सरफेस के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। बेटा फर्स्ट केस के लिए इन दिस केस वी विल यूज सेम फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा है। इन दिस केस वी विल यूज सेम फॉर्मूला दैट इज viscous force is equal to coefficient of viscosity into area of contact into velocity gradient dv by dz। यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट केस के लिए तो वही फॉर्मूला है जो हमने पहले पढ़ा है, लेकिन जो सेकंड केस है, इन दिस केस जब कोई बॉडी लिक्विड के अंदर ट्रेवल करे, लिक्विड के अंदर जैसे सबमरीन, इन दिस केस we will use another theorem called, we will use Stokes law। इस केस में बेटा हम लोग स्टोक्स लॉ यूज करेंगे और एक नया फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि करना क्या है। स्टोक्स लॉ कब अप्लाई करेंगे? स्टोक्स लॉ हम तब अप्लाई करेंगे जब कोई सॉलिड चीज लिक्विड के अंदर ट्रेवल कर रही है, तब स्टोक्स लॉ अप्लाई करेंगे। तब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझ आ गया? यस। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन द फर्स्ट केस के बेसिस पर। डन, ओके।
नाउ बेटा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट करा रहा हूं। A boat having base area, a boat having base area equal to 2 meters square, a boat having base area equal to 2 meters square is moving with velocity, is moving with the speed 2 meter per second. A boat with base area 2 meters square is moving with the speed 2 meter per second in a fluid या water कह लो, in a fluid having refractive index, in a fluid having coefficient of viscosity, in a fluid having coefficient of viscosity eta is equal to 10 raised to power minus 2 poise. I repeat, a boat with base area 2 meter square is moving with a speed of 2 meter per second in a fluid having coefficient of viscosity 10 raised to power minus 2 poise, and the depth of fluid is 1 meter, and depth of fluid is 1 meter. Depth of fluid is 1 meter. Find the force required. Find the force required to keep. Find the force required to keep the boat in uniform motion. Find the force required to keep the boat in uniform motion. Yes बच्चे, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। Sir, can you repeat? कहाँ से करना है रिपीट? Sir, from starting. है आपने लिखा नहीं सुमित? Sir, voice क्रैक हो रही थी, आवाज नहीं आई इसलिए। चलो लिख लो। Yes. बोट, एक तो मैं ये क्वेश्चन भी खुद ही बना रहा हूँ, लिखो अ बोट विद बेस एरिया 2 meter square is moving with speed 2 meter per second. A boat with base area 2 meter square is moving with speed 2 meter per second in a fluid having eta is equal to 10 raised to power minus 2 poise, and depth of fluid is 1 meter, and depth of fluid is 1 meter. Find the force required to keep the boat in uniform motion. क्वेश्चन क्या है, फिगर से आ जाएगा आपको समझ। मान लो बच्चे ये, मान लो ये रिवर बेड है या कुछ भी है। अब यहाँ एक फ्लूइड है, यहाँ एक फ्लूइड है लाइक दिस। बेटा इस फ्लूइड की हाइट हमें पहले ही दे दी, कहता है इस फ्लूइड की जो डेप्थ है दैट इज 1 मीटर। चलो ठीक है, डेप्थ हो गई 1 मीटर। उसके ऊपर एक बोट है, बोट, ये बोट इसके ऊपर ट्रेवल कर रही है, ये बोट है। बेटा इस बोट का ये जो बेस एरिया है ये हमें गिवन है 2 मीटर स्क्वायर, और ये जो बोट ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। डेप्थ इसकी, और जो यहाँ ये जो फ्लूइड हम लोग यूज कर रहे हैं इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 10 raised to power minus 2 poise। ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है।
ना बच्चे, जैसे ही मोशन उस तरफ है, अब ध्यान से सुनना, वाटर को लगेगा बोट आगे जा रही है, वाटर को लगेगा बोट आगे जा रही है तो उसको पकड़ के पीछे खींचेगी, यानी फ्रिक्शन लगाएगी पीछे की तरफ। अब ये फ्रिक्शन बोट के ऊपर लग रही है, वाटर ने लगाई, दिस इज फ्रिक्शन ऑन बोट, फ्रिक्शन ऑन बोट ड्यू टू वाटर, क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में तो बोट आगे जा रही है, तो बोट ने वाटर ने बोट को पकड़ के पीछे खींच लिया। आपको पता है रिलेटिव मोशन अपोज करता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी फोर्स चाहिए कि ये बॉडी इसी स्पीड से ट्रेवल करती रहे। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे यहाँ पे, तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से धीरे 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 ये स्लो डाउन होती जाएगी। अभी तो ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, लेकिन इस फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड कम होती जाएगी और थोड़ी देर के बाद जाकर ये रुक जाएगी। जैसे आप एक बॉल को फेंकोगे यार जमीन पे, तो थोड़ी देर के बाद जाकर बॉल रुक जाती है क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक लेती है। ये बात सबको समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? Yes, sir. अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इसी स्पीड से ट्रेवल करती रहे, इसके लिए कितनी फोर्स चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लें, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लें, तो ये बोट जिस स्पीड से ट्रेवल कर रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी। यानी हमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो बेटा, और ये अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शन के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये बैलेंस हो गया तो ये बोट ऐसे ही चलती रहेगी। तो टू कीप बोट इन यूनिफॉर्म मोशन, to keep boat in uniform motion, applied force is equal to friction on boat due to water. Friction on boat due to water is basically है क्या बच्चे? ये कुछ नहीं है, ये वही है, दिस इज विस्कस फोर्स है। तो ये विस्कस फोर्स ही ना, तो ये आप कैलकुलेट करो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। यस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? एक बार मुझे बता दो। Yes. एक मिनट, एक प्रॉब्लम तो आ रही है कोई। किसी का हुआ बच्चे? हाँ बेटा, इसमें करना कैसे है? आपको विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। बेटा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है ईटा इंटू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये 10⁻⁻² पॉइज है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 1/10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो।
तो जैसे ही मैं इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये 10⁻³ बन जाएगा। और पॉइज सीजीएस यूनिट है, तो बेटा एसआई यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब ये सीजीएस से एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया हमने 1/10 से मल्टीप्लाई करके। तो ईटा की वैल्यू है 10⁻³ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यही यूज करेंगे 2। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है, तो मैंने तो आपको बताया था कि जमीन की वेलोसिटी आप 0 लोगे और अभी बोट चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस केस में जो ये वाला केस होता है, इस केस में जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, वही वाली स्पीड ले लेते हैं हम लोग वाटर सरफेस की। वैसे तो हमें पता है कि ये जो टॉप मोस्ट लेयर है लिक्विड की, इसकी स्पीड देखते हैं हम लोग यहाँ पे, बट इस केस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कौन सी वाली स्पीड लेंगे? इस टॉप मोस्ट सरफेस की स्पीड जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वही ले लेंगे। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है 0 से लेके 2 तक, मतलब 2 - 0 डिवाइडेड बाय हाइट में कितना चेंज आ रहा है, 1 मीटर का चेंज है, डिवाइडेड बाय 1। तो बेटा क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 4 × 10⁻³ न्यूटन। बच्चों मुझे बताओ, आपको समझ आया ये? Yes. किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? मैंने कहा था कि अगर ये वाला केस हो, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, तो यही फॉर्मूला लगाना है। बस इस फॉर्मूला में ये जो dv/dz है, इसमें आपको जो ऊपर वाली लेयर की जो वेलोसिटी लेनी है, वो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वही वाली लोगे। यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको यही वाला 2 लेना है, ये तो होता ही 0 है। 2 - 0 डिवाइडेड बाय हाइट कितनी है, 1 मीटर। तो इस तरह से आप वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लोगे। इज इट क्लियर एवरीवन? से यस और नो? यस सर। सबका Yes, sir. रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब या तो चीजें आपको समझ नहीं आ रही है या फिर आप सोए हुए हैं। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टोक्स लॉ। देख लो, अभी भी अगर किसी को पूछना है, कोई चीज नहीं समझ आ रही, बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा ना। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोक्स लॉ। हेडिंग लगा दो, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में लिखो, when a solid spherical when a solid spherical मत लिखना, when a solid moves inside the fluid, when a solid moves inside the fluid, then Stokes law is applied. When a solid moves inside the fluid, then Stokes law is applied to calculate viscous force. Then Stokes law is applied to calculate viscous force on the solid object. When solid moves inside a fluid, then Stokes law is applied to calculate viscous force on the solid object. उसके बाद लिखो, in our syllabus we have to find out viscous force for a spherical body. Underline word spherical. In our course we have to find out
viscous force on a spherical body moving inside a fluid. In our course, we have to find out viscous force for a spherical body moving inside a fluid. तो बेटा हमने जो स्टोक्स लॉ पढ़ना है दैट इज फॉर स्फेरिकल बॉडी ओनली, और स्फेरिकल बॉडी के लिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ स्फेरिकल बॉडी है। अब बेटा इसमें देखो क्या हो रहा है, मान लो ये हमारा फ्लूइड है, ये हमारा फ्लूइड है कोई, इस फ्लूइड में एक स्फेरिकल बॉडी है इस तरह से। दिस स्फेरिकल बॉडी इट इज हैविंग अ रेडियस r suppose and it is moving with some velocity v। तो बेटा इसका मोशन है इस तरफ, स्फेरिकल बॉडी का मोशन है, जिस डायरेक्शन में हम स्पीड दिखा रहे हैं इस तरफ मोशन है, तो ऑब्वियसली इस पे विस्कस फोर्स लगेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर लगेगी इसके ऊपर विस्कस फोर्स। अब इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर कितनी विस्कस फोर्स लग रही है, दिस इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। और जिस लिक्विड में बच्चे ये ट्रेवल कर रहा है उस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने ले लिया ईटा। बच्चों आपको समझ आ रहा है या नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टोक्स लॉ हमने जो पढ़ना है वो स्फेरिकल बॉडी के लिए पढ़ना है सिर्फ, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्टोक्स लॉ सिर्फ एक स्फेरिकल बॉडी के लिए है जो इनसाइड अ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फिर उसके ऊपर लगेगी विस्कस फोर्स, और उस विस्कस फोर्स की कितनी वैल्यू है वो हम लोग पुराने वाले फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते जो हमने पहले किया था, वो फॉर्मूला अब यहाँ काम नहीं करेगा। अब इसके लिए हमें एक नया फॉर्मूला चाहिए, तो दैट न्यू फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स इज गिवन बाय दिस लॉ, स्टोक्स लॉ। तो बेटा स्टोक्स लॉ क्या है इसकी स्टेटमेंट तो मैं लिखूंगा, बट एक जर्नल सा लॉजिक बनाऊं पहले, तो ध्यान से सुनो। अब बॉडी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, और इस पे विस्कस फोर्स लग रही है पीछे की तरफ। क्या ये बॉडी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी? वही सेम कहानी, यस ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये धीरे धीरे बॉडी को रिटार्ड करेगी, उसका मोशन स्लो होता जाएगा, और थोड़ी देर के बाद, अभी तो ये वेलोसिटी का एरो लंबा है, अगर ये ऐसे ही चलती रही थोड़ी कम हो जाएगी वेलोसिटी, थोड़ी देर के बाद और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, और फाइनली बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर सम टाइम क्या बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी बच्चों? यस स्पीड विल बिकम इक्वल टू 0, क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से ऐसा होगा। फ्रिक्शन क्या कर रही है, इस बॉडी के मोशन को रिटार्ड कर रही है, धीरे धीरे बॉडी की स्पीड कम होती जाएगी और होते 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 0 हो जाएगी, तो कुछ देर के बाद बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। वही सेम चीज जैसे अगर आप एक बॉल को ग्राउंड के ऊपर फेंको, पहले तो बॉल की स्पीड ज्यादा होती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती रहती है और थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाती है। जैसे राहुल द्रविड़ का चौका, आपको पता है राहुल द्रविड़ कौन है? क्रिकेटर। यस सर। हाँ, तो वो एक Yes. बार ही ऐसे टुक करता है, फिर बॉल धीरे धीरे जाती है, स्लो होती रहती है, स्लो होती रहती है, और उसके पीछे फील्डर भाग रहा है। फील्डर को लगता है कि ये बॉल जाएगी नहीं बाउंड्री तक, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, पूरा एंड तक भगाता है वो फील्डर को, लेकिन चौका हो ही जाता है। खैर कई बार रुक भी जाती है बॉल, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से बॉल की स्पीड जो है या इस बॉडी की स्पीड जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी और अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर मेन बात ये है कि बेटा बॉडी में रिटार्डेशन है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लो। ड्यू टू दिस विस्कस फोर्स, नंबर 1 पॉइंट नोट कर लेना, अभी के अभी नोट कर लो, स्टोक्स लॉ तो मैं बता ही दूंगा। नंबर 1 पॉइंट, ड्यू टू दिस विस्कस फोर्स, due to this viscous force, comma, the motion of the body, आगे मैं डिक्टेट ही कर रहा हूं, लिख लो। Due to this viscous force, the motion of the body is retarding. The motion of the body is a retarding motion. The motion of the body is
रिटार्डिंग मोशन। अब यही तो बच्चे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये हर जगह होगा, इसमें नहीं, हर जगह हो रहा है। बॉडी का मोशन रिटार्डिंग टाइप का होगा। वो तो पिछली बार, तभी तो हमें फोर्स लगातार लगानी पड़ रही है उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करवाने के लिए बोट को। अगर हम वो फोर्स ना लगाएं तो वो बोट भी रुक जाएगी थोड़ी देर में। तो लगातार एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, चाहे तो आप इंजन से लगाओ या फिर वो चप्पू चलाओ, मतलब फोर्स तो लगानी पड़ेगी इस विस्कोसिटी को ओवरकम करने के लिए, तभी बोट आगे चलेगी। लेकिन अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो थोड़ी देर के बाद विस्कोसिटी की वजह से बॉडी रुक जाएगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि विस्कस फोर्स की वजह से जो ये मोशन है बॉडी का, दैट इज रिटार्डिंग मोशन। यही हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, ड्यू टू दिस विस्कस फोर्स द मोशन ऑफ द बॉडी इज रिटार्डिंग मोशन। नंबर 2 पॉइंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, द रिटार्डेशन, जो रिटार्डेशन है बॉडी के अंदर, द रिटार्डेशन इन द बॉडी, the retardation in the body is non-uniform। ये जो रिटार्डेशन है बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप की है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट अमाउंट से स्पीड कम हो रही है, नहीं, पहले ज्यादा कम हो रही थी फिर थोड़ी कम, मतलब एक कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी डाउन नहीं हो रही, नॉन यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी डाउन हो रही है। तो रिटार्डेशन इन द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म। बॉडी में जो रिटार्डेशन है दैट इज non-uniform retardation। Therefore we cannot apply equation of motion, for example v is equal to u plus at etc. We cannot apply equation of motion on this case। तो बेटा क्योंकि हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है वो सिर्फ तभी अप्लाई की जा सकती हैं जब तक एक्सेलरेशन बॉडी की यूनिफॉर्म है। अगर बेटा बॉडी की एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नॉन यूनिफॉर्म टाइप की है तो हम ये इक्वेशंस नहीं लगा सकते। और इस केस में, विस्कोसिटी के केस में, जो एक्सेल मतलब जो रिटार्डेशन है बॉडी की वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप की है, एंड दैट इज द रीजन वी कैन नॉट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन इन दिस टॉपिक। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। अब कई बार बच्चे करते हैं ऐसा, क्वेश्चन क्या देता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। मैं आपको ये पॉइंट पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये गलती ना करें। इस केस में आप ये वाली इक्वेशंस नहीं अप्लाई कर सकते। इन इक्वेशंस को आप इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है एक्सेलरेशन। बॉडी में जो रिटार्डेशन आ रही है, यानी नेगेटिव जो एक्सेलरेशन आ रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप की है, एंड यू कैन नॉट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन इन दिस टॉपिक। Yes students, is there any doubt? Anyone? Please ask. अब तो मैं आगे तभी पढ़ाऊंगा जब सारे रिस्पॉन्स करेंगे। No, sir. यस सर। Yes, sir. Okay. So this is Stokes law, retardation नॉन यूनिफॉर्म टाइप की है। अब अप्लाई करते हैं स्टोक्स लॉ है क्या चीज, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी स्टोक्स लॉ की। तो बेटा लिखो, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, the viscous force according to Stokes law, the viscous force on a spherical body, viscous force on a spherical body
moving inside a fluid, viscous force on a spherical body moving inside a fluid is directly proportional to नंबर 1. लिख लिया बच्चे यहां तक या मैं पूरा लिख के बताऊं? सर लिख ली। Is directly proportional to number 1, radius of body, which is r. Number 2, speed of body. Number 2, speed of body, which is v. And number 3, coefficient of viscosity. Number 3, coefficient of viscosity, eta. Coefficient of viscosity, eta. स्टोक्स लॉ कहता है कि इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स Fv is directly proportional to radius, is directly proportional to speed, is directly proportional to coefficient of viscosity. इन 3 चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो बेटा जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है 6 पाई. तो कांस्टेंट है 6 पाई. तो फाइनली हमारे फॉर्मूला आ गया, दैट इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ. बेटा समझे आप? मतलब अगर आपकी बॉडी का रेडियस ज्यादा है, बड़ी बॉडी है, बॉडी का साइज बड़ा है, स्फेरिकल बॉडी का रेडियस बड़ा है, तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगी. अगर आपकी बॉडी जो है फ्लूइड के अंदर ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी, जितना ज्यादा फास्ट ट्रेवल करोगे तो भी विस्कोसिटी फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी. और बाकी लिक्विड पे तो डिपेंड कर ही रहा है कि लिक्विड का विस्कोसिटी कितनी है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, उस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो स्टोक्स लॉ कहता है इन 3 चीजों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यहां से एक फॉर्मूला तैयार हो गया विस्कस फोर्स के लिए. तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, viscous force on a spherical body moving inside a fluid is directly proportional to radius, speed and coefficient of viscosity, and which is given by this formula 6 pi rv eta. Is it clear students? नोट हो गया सबका यहाँ तक या कोई डाउट है? सर कांस्टेंट क्यों लगाया? जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं ना बच्चे, प्रोपोर्शनल साइन की जगह जब इज इक्वल टू आता है तो कांस्टेंट जरूर आता है साथ में. सर फिर 6 पाई क्यों? हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है. ये 6 पाई क्या है? इट इज कांस्टेंट. इसकी वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होती है. इट इज अ कांस्टेंट कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली 6 पाई. जैसे अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, वैसे इसने भी की है. जैसे हम लोग कहते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लेके आते हैं मास, तो फॉर्मूला बन जाता है m/a. इसी तरह से बच्चे और भी बहुत जगह ऐसे कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं. जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है g, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं. मतलब जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करोगे इज इक्वल टू साइन से, तो साथ में कांस्टेंट आएगा. वो कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं रिसर्चर अपने आप. तो इसने स्टोक्स ने कैलकुलेट कर रखा है काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद. तो इसकी वैल्यू 6 पाई है. ठीक है, रेडियस से डिपेंड होगा सर. रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है और कोएफिशिएंट पे भी डिपेंड कर रहा है. इनमें से कोई भी चीज अगर बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली विस्कोसिटी बढ़ जाएगी. क्लियर है यहाँ तक सबको? यस. तो स्टोक्स कहता है कि इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन तीनों चीजों के. इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, वो मैं आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ. यहाँ तक सबने नोट कर लिया? यहाँ तक नोट कर लिया?
यस सर। अब फाइनली एक क्वेश्चन लिखो, मतलब स्टोक्स लॉ का जो प्रूफ है, इसका जो प्रूफ है ये आप खुद करके आएंगे। बेटा क्वेश्चन लिखो, डेराइव अ फॉर्मूला, क्वेश्चन लिखो डेराइव अ फॉर्मूला, मतलब स्टोक्स लॉ की डेरिवेशन करनी है आपने। डेराइव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट विस्कोसिटी फोर्स, टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, derive a formula to calculate force of viscosity on a spherical body, to calculate force of viscosity on a spherical body moving in a fluid moving in a fluid moving in a fluid which may depend upon moving in a fluid which may depend upon radius r of the body, which may depend upon radius r of the body, comma speed of the body v, comma speed of the body v, and coefficient of viscosity eta of the fluid, and coefficient of viscosity eta of the fluid using dimensional analysis, using dimensional analysis. My dear students, लिख ली सभी ने स्टेटमेंट्स? यस। Yes, sir. आपने डायमेंशनल एनालिसिस की एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला। बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। और अब हमें पता है कि हमारी जो विस्कस फोर्स है, इसके सॉल्यूशन में मैं स्टार्टिंग दे देता हूँ, एंडिंग आप करके लाओगे। हमारी विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इज प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन किस पावर पे डिपेंड कर रहा है ये हमें नहीं पता। तो रेडियस की पावर ए ले लो, स्पीड की पावर v ले लो, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर c ले लो। तो बेटा यहाँ से इज इक्वल टू लगाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा 6 पाई, ये तो रहने दो ऐसे ही। फिर बचा रेडियस की पावर a, स्पीड की पावर b, थीटा की पावर c। यहाँ पर आप यूज करोगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप कह सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 6 पाई इंटू रेडियस की पावर a, स्पीड की पावर v, और कोएफिशिएंट की पावर c। अब इसमें ये जो 6 पाई है ये तो डायमेंशनलेस है, जो 6 पाई है दैट इज डायमेंशनलेस, और बाकी सबके डायमेंशंस होते हैं। दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखो, इक्वेट करो और फॉर्मूला डिराइव करके लेके आना है। याद आया सभी को? Yes, यस sir. सर। तो ये आप फर्स्ट चैप्टर में करते थे। फोर्स के डायमेंशंस लिखने हैं लेफ्ट साइड में, रेडियस, स्पीड और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके डायमेंशंस लिखने हैं राइट साइड पे। उनकी जो पावर्स आएंगी उनको इक्वेट करके आपको एबीसी की वैल्यू मिलेगी। जब आप ये वैल्यूज निकालोगे एबीसी की वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, और सी की वैल्यू भी 1 है। और इस तरह से हमारा स्टोक्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। बेटा स्टोक्स लॉ की डेरिवेशन डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर ही है। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है एक्चुअल में ये डेरिवेशन है स्टोक्स लॉ की, इसको ऐसे ही करना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है।